नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एल्गोरिदम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी और ऑप्शनल ज्योग्राफी का यह पहला वीडियो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मानव भूगोल को पढ़ेंगे और अंत में इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी जो है यूपीएससी के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपको जरा से भी रुचि हो तो इस चैनल पर पूरे ज्योग्राफी को पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, आप लोग एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है इससे पहले, आप लोग और उसको जरूर देख लीजिएगा। वह वीडियो है ऑप्शनल ज्योग्राफी के सिलेबस को लेकर के। सिलेबस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये सारे वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। आज जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक। नियंत्रक कारक यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो भू आकृति के विकास में सहायक होते हैं या उनको विनाश करते हैं। भू आकृति को बनना या उसका विनाश होना, उसको कौन कौन से कारक हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसी के बारे में जानने वाले हैं। भू आकृति का कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए। भू का मतलब भूमि यानी भू पृष्ठ पर अनेकों प्रकार की आकृति पाई जाती है, उसी को भू आकृति बोलते हैं। जैसे नदी, तालाब, इसके अलावा मैदान, पर्वत, पठार, झील, आपको रेगिस्तान, आपको ज्वालामुखी, ये सारी चीजें आप लोगों को भू आकृति है। यानी आप लोगों को भूमि पर जो भी आकृति दिख रहे होंगे, प्राकृतिक आकृतियां, वो सारी भू आकृति कही जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के विकास यानी भू आकृति यानी भूमि पर पाए जाने वाले आकृतियों का विकास के कौन कौन से नियंत्रक कारक हैं, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। विकास का मतलब बनना, यानी भू आकृतियों के बनने में कौन कौन से कारक हैं जो कंट्रोल करते हैं, यानी भू आकृतियों का निर्माण करते हैं या भू आकृतियों का विनाश करते हैं। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कौन कौन से कंट्रोल के फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आया होगा। आइए नीचे समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा चीजें। यहाँ पर मैंने एक बार और लिखा है भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखे हैं हम फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट। इसको भू आकृति विकास के नियंत्रक कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो भू आकृति के विकास को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, यानी बनाते हैं या उसको नष्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो भूपृष्ठ पर अनेकों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भूपृष्ठ करने का मतलब हम लोग जहां पे रहते हैं उसी पृष्ठ पर यानी भूमि के धरातल के सबसे ऊपरी सतह पर बहुत प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। जैसे वोल्केनो है, देख सकते हैं यहाँ पर। वोल्केनो कहने का मतलब क्या हुआ, ज्वालामुखी। हिल्स यानी पहाड़ियां, आइसलैंड यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर कैनियन है, गॉर्ज कैनियन, डिजर्ट है यानी मरुस्थल, ओशियन, आपको ओशियन का मतलब महासागर है, समुद्र है, रिवर है यानी नदी, जंगल है, माउंटेन्स पर्वत है, मार्सेस है, इसके अलावा वाटरफॉल झरना है, और उसके बाद प्लेन यानी मैदान है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है महाद्वीप भी है, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, डेल्टा। ये सारे जो भी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ये सभी भू आकृतियाँ हैं। तो महाद्वीप आप लोग समझ रहे होंगे, महाद्वीप अभी 7 महाद्वीप है पूरे दुनिया में। आप लोग ग्लोब पर यानी विश्व के नक्शे पर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। मैं यहाँ पर बताने नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन से हैं, आप लोग जरूर खोजने का प्रयास कीजिएगा मैप रख करके कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद महासागर हैं, उसके बाद पर्वत हैं, जैसे हिमालय हो गया, इसके अलावा इंडिज पर्वतमाला है, इसके अलावा रॉकी पर्वतमाला है, उसके अलावा पठार है, अनातोलिया का पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, ये सारी चीज़ें पठार है। मैदान को आप लोग समझते होइएगा, गंगा का मैदान है। घाटियों के बारे में आप लोग जरूर सुने होइएगा, बहुत प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी है। डेल्टा, आप लोग सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुने होइएगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है डेल्टा। नदी के मुहाने पर अवसादों से बने त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं किन किन चीज़ों के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखते चलिएगा। आर.डी. सेल्सबरी फ्रेंड्स एक भूविज्ञानी है, जो अमेरिकन भूविज्ञानी, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाया है इनका। ये भूविज्ञानी है यानी जियोलॉजिस्ट हैं। तो आर.डी. सेल्सबरी ने सन 1919 ईस्वी में भू आकृतियों का वर्गीकरण किया और जितने भी भू आकृति हैं उनको 3 वर्गों में बांटा। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, 3 प्रकारों में बांटा। आइए इसको समझते हैं। प्रथम प्रकार की भू आकृतियों में किन किन चीज़ों को रखे हैं ये आर.डी. सेल्सबरी ने। तो प्रथम प्रकार की भू आकृतियों में महाद्वीप को रखा है और महासागरों को रखा है। तो महाद्वीप 7 हैं
और 4 महासागर हैं, आप सभी को पता होगा, और सागर तो बहुत हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। द्वितीय प्रकार की भू आकृति में पर्वत को, पठार को, मैदान को और झील को रखे हैं। आप लोग यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ये भू आकृतियों का वर्गीकरण किए हैं आर डी सल्सबरी महोदय ने, तो इसमें जो यह द्वितीय प्रकार की भू आकृति है फ्रेंड्स, इनका निर्माण जो होता है अंतर्जात शक्तियों के द्वारा होता है। यानी पृथ्वी के अंदर में कुछ ना कुछ हलचलें चलते रहती है। पृथ्वी के केंद्र में बहुत गर्म टेम्परेचर, आप सभी को पता होगा, उसको हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। वहीं से उष्मा यानी हीट का उत्सर्जन होते रहता है। हीट के उत्सर्जन के चलते यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है, और इसी में क्या होता है, बहाव पाया जाता है। इस बहाव के कारण धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ता है बहाव, और इधर, मतलब दोनों दिशाओं में बहाव होता है। और इस बहाव के कारण क्या होता है कि बहुत सारे भूपृष्ठ पर आपको भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जो चीजें, जो भू आकृतियों का निर्माण होता है, उनको जिन भू आकृतियों को वर्गीकरण में शामिल किया गया उसका नाम है द्वितीय प्रकार की भू आकृति। ध्यान रखिएगा। अब आइए तृतीय प्रकार की भू आकृति को देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड जल, पवन, हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को शामिल किया गया है। किसके किसके द्वारा? तो जल द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा। अब यहाँ पर देख लीजिए जल द्वारा क्या क्या चीजें होती हैं। मान लीजिए कहीं से नदी निकलता है तो कटाव करेगा, पर्वत, पठार, घाटियों का निर्माण करेगा। तो घाटियां मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद पवन है, पवन से भी बहुत सारे भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लोयस है, बरखान है। क्या होता है? तो चट्टानों, हवा जब बहता है तेजी से जहाँ पर जिस इलाके में, तो वहाँ पर क्या होता है कि चट्टानें होती हैं, जब पर्वतें होती हैं वहाँ को धीरे धीरे उसको क्षय करने लगता है, उड़ाने लगता है, धीरे धीरे परत दर परत नष्ट करने लगता है। और अंत में क्या होता है कि उसका शीर्ष भाग बचा हुआ दिखाई देता है, जिसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे लोयस, बरखान मैंने नाम लिया है। उसके बाद जो है हिम द्वारा भी घाटियों का निर्माण होता है। फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, हिम द्वारा किन चीज़ों का निर्माण होता है? तो घाटियों के द्वारा, घाटियों का निर्माण होता है हिम द्वारा। मान लीजिए कि जहाँ पर पर्वत के ऊपर हिम का चादर बिछा हुआ है, और तेज धूप में क्या होगा, उसके नीचे का जल जो है पिघलेगा, और जो हिम है वो नीचे सरकेगा, और सरकने के क्रम में क्या होगा, घर्षण होगा पर्वतों के बीच में और उस हिम के बीच में। तो पर्वतों का कटाव करेगा, उसके चट्टानों का कटाव करेगा, गड्ढा पड़ जाएगा। तो उसी गड्ढे को घाटियों के नाम से जाना जाता है। गॉर्ज है, कैनियन है, इसी तरीके से बनता है। गॉर्ज कैनियन हालांकि जल के द्वारा बनता है, जल के यानी नदियों के द्वारा नदियाँ बनाती हैं, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। समझ लीजिए, नीचे हम बताएंगे गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है। इसके अलावा सागरीय तरंग है फ्रेंड्स, भूमिगत जल है, सागरीय तरंग है, ये भी कुछ भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आइए समझते हैं विभिन्न कारकों या प्रक्रमों द्वारा भू आकृतियों के संरचनात्मक स्वरूप, यानी कौन कौन से प्रक्रम है, यानी प्रक्रिया है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भू आकृतियों के संरचनात्मक स्वरूप को निर्माण करते हैं, यानी देखने में वो किस तरीके से दिखता है। तो पटल विरूपण एक प्रक्रिया है फ्रेंड्स, मंद चलने वाला अंतर्जात प्रक्रिया। जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो है कुछ हलचलें होते रहती है, उसी के चलते उसके भूपृष्ठ पर अनेकों प्रकार के भू आकृतियां बनते रहती है। तो जो अंदर हलचल होती है धीरे धीरे यानी मंद मंद, उसी को बोलते हैं पटल विरूपण। उसका प्रभाव भूपृष्ठ पर यानी भूपटल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इससे क्या होता है, भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि मैदान अथवा पठारों की उत्पत्ति होती है। अवरोधी पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अवरोधी पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए भ्रंश तनाव के कारण होता है। मान लीजिए इधर ये कोई ऊपरी पर्वत का मतलब कि भूपटल है, यह मान लीजिए कि भूपटल है, इधर से इधर की तरफ खिंचाव हो रहा है, इधर से इधर की तरफ संवहन तरंगों के चलते इधर से इधर की तरफ खिंचाव हो रहा है, इधर से इधर की तरफ। तो यहाँ पे टूटेगा, ब्रेक होगा। जैसे टूटेगा तो नीचे से कुछ अंदर का जो मैग्मा है ऊपर आएगा, और वह क्या करेगा, पर्वत का निर्माण करेगा। तो उसी को हम लोग अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। वलित पर्वत आप लोग समझ रहे होगा, हिमालय है इसका उदाहरण। इसमें क्या होता है कि संपीड़न होता है, एक दूसरे के विपरीत में दो प्लेटें जब टकराती हैं तो एक प्लेट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, या ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, या दोनों मिलकर ऊपर उठ जाएंगे। इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। तनाव आप लोग समझ रहे होइएगा, एक दूसरे के विपरीत में खींचना, संपीड़न मतलब दबाव होता है आदि की उत्पत्ति। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा। ज्वालामुखी के बारे में समझ लीजिए, ज्वालामुखी क्रिया भी होती है फ्रेंड। तो ज्वालामुखी जब होती है तो उससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों आदि की उत्पत्ति होती है।
उसके बाद घर्षण एवं पठार का पतन अथवा गिरावट, यानी घर्षण से और पठार का जो पतन होता है, यानी पठार धीरे धीरे टूटने लगता है, फूटने लगता है, या उसकी गिरावट होने लगता है, तो कौन कौन सी चीजें होती है? तो उसमें शैलपात होता है। आप लोग हिमपात का नाम सुने होइएगा। हिमपात कहने का मतलब क्या होता है? हिम का वर्षा होना। उसी तरीके से शैलपात का मतलब शैल का टूटना, और उसी तरीके से धीरे धीरे नीचे की तरफ, बारिश की तरफ टूट टूट करके गिरना, तो उसको शैलपात बोलते हैं। हिमानी निर्मित आकृतियां, हिमानी निर्मित मतलब हिमानी मतलब जो बर्फ की चादरें हैं, बर्फ की जो परतें हैं, उससे जो आकृतियां बनती है, उसको हम लोग हिमानी निर्मित आकृतियां बोलते हैं। उसके बाद भूमिपात से निर्मित आकृतियां, भूमि का भी पात होता है। जिस तरीके से शैलपात होता है उसी प्रकार से भूमिपात होता है, तो उससे भी आकृतियों का निर्माण होता है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए विभिन्न कारकों या प्रक्रमों द्वारा भू आकृतियों को संरचनात्मक स्वरूप को फिर से देख लिया जाए। इसमें कौन कौन से कारक या प्रक्रम है जिससे कि भू आकृतियों के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल स्वरूप किस तरीके से दिखते हैं? तो एक अपक्षय है फ्रेंड्स। अपक्षय का मतलब क्या होता है? विघटन या अपघटन होता है। विघटन का मतलब टूटना होता है, और अपघटन का मतलब होता है रासायनिक केमिकल के द्वारा मिल करके अपघटित होने, यानी सड़ना गलना, उसी को बोलते हैं। तो दो तरीके का अपक्षय होता है, और दो प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सहायक होती हैं अपक्षय में। एक तो विघटन और दूसरा अपघटन। विघटन का मतलब टूटना, टूट जाता है मान लो, और टूटेगा कैसे? हवा सहायक हो सकता है, या पानी सहायक हो सकता है, जल। इसके अलावा और जो मैंने बताया था कि हिम सहायक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चट्टानों को तोड़ेगा। तो अपक्षय जो होता है फ्रेंड्स वो तीन प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय टूटना फूटना, जैसे कि मैंने बता दिया कि मान लीजिए कि चट्टान क्या होता है, धूप में क्या होता है कि गर्म होगा, और गर्म होगा तो उसमें फैलाव होगा। कोई भी चीज़ गर्म गर्म होता है तो उसमें फैलाव होता है, और रात में जब धूप निकलना बंद हो जाएगा तो उसमें सिकुड़न होगा। तो कोई चीज़ फैलेगा और सिकुड़ेगा तो टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो टूटेगा चीज़ें, तो उस अपक्षय को हम लोग भौतिक अपक्षय बोलेंगे। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है चीज़ें? तो मान लीजिए कोई वर्षा हो रही है, चट्टानों पर पड़ रही है, क्लाइमेट का बहुत प्रकार के हवा है, एयर में बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो चट्टानों पर पड़ेंगे तो उससे रासायनिक अभिक्रिया होगा, और रासायनिक अभिक्रिया के तहत उसमें अपघटन होगा, और उससे जो अपक्षय होगा उसको रासायनिक अपक्षय बोला जाएगा। और जैविक अपक्षय आप लोग समझ रहे होइएगा। मान लीजिए पेड़, आपको चट्टानों पर पेड़ पौधे या वनस्पतियां उगाते हैं, तो उनकी जड़ें जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो चट्टानें धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। उसी को अपक्षय के, जैविक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। तो चट्टानों का विघटन या अपघटन, छिद्र भी हो जाता है, या गर्त यानी गड्ढा भी हो जाता है। तो ये चीजें समझ में आप लोग को आया होगा। आइए आगे की तरफ बात करते हैं। विभिन्न कारकों प्रक्रमों द्वारा भू आकृतियों के संरचनात्मक स्वरूप में अब बात करते हैं किन चीजों के बारे में। एक तरफ प्रक्रम है यानी प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस हैं, और अपर्दनात्मक स्वरूप यानी ये अपर्दन ही होता है, ये प्रवाहित जल अपर्दन करता है। हिम नदी को आप लोग जैसे नदी में जल देखते हैं, उसी तरीके से पर्वतों व पठारों की घाटियों में जब हिमों का ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाव होता है तो वो नदी की तरह दिखाई देने लगता है। उसी को हिम नदी के को बोलेंगे। जम जाता है बर्फ, यानी बर्फ का चादर जो जमा हुआ रहता है घाटियों में, उसी को हिम नदी के नाम से जानते हैं। ये सारे अपर्दन का मतलब कटाव होता है। जिस प्रकार से नदियां बहती है तो दोनों साइड के यानी नदियों के दोनों तरफ के क्या होता है, मिट्टी का कटाव करती हैं, और कटाव करके बहा करके दूसरी जगह ले जाकर बिछा देती हैं मैदानी भाग में, उसी को अपर्दन के नाम से जाना है। तो केवल ये तो जल अपर्दन किया, इसके अलावा वायु भी अपर्दन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखाया है वायु, हिम महासागरीय तरंग और भूमिगत जल, ये तीनों। सबसे पहले प्रवाहित जल, हिम नदी, वायु, महासागरीय तरंगे और भूमिगत जल, ये सारे क्या करेंगे तो अपर्दन करेंगे। अपर्दन का मतलब कटाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रवाहित जल करेगा तो अपर्दनात्मक स्वरूप क्या बनेगा, तो घाटियों का निर्माण करेगा। घाटी क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच में जो निचला स्थान होता है, जो नीचे का स्थान, यह वाला, ये घाटिया होता है। गॉर्ज क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो गॉर्ज भी एक घाटी होता है, लेकिन यह संकरा होता है, गहरा होता है। मान लीजिए कि कोई पर्वत है, यहाँ से इसके बीच से कोई गिर रहा है, आपको जल जा रहा है, कोई नदी जा रहा है, तो इसको इतना गहरा कर दिया है, इसका ऊपर का सिरा, ऊपर का चौड़ाई और नीचे का चौड़ाई दोनों समान है और काफ़ी संकीर्ण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गॉर्ज। और कैनियन क्या होता है, वो भी गॉर्ज और कैनियन में यही अंतर है कि इसका आधार यानी निचला सिरा जो होता है यह गॉर्ज हो गया, और यह हो गया कैनियन। तो देखिए यहाँ पर जितने नीचे में जितना इसका चौड़ाई है उतना ही ऊपर में चौड़ाई है, लेकिन इसका नीचे में चौड़ाई कम है और ऊपर में ज़्यादा है।
तो ये तीनों घाटियों के ही प्रकार हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए इधर से जल निकल रहा है, इसके अंदर से, इधर इसके अंदर से भी जल निकल रहा है, तो ये संकीर्ण होता है काफ़ी ज़्यादा, ये भी संकीर्ण होता है, लेकिन इसका जो निचला तल होता है वो थोड़ा पतला होता है, इसकी चौड़ाई पतली होती है, और ऊपर जो है इसका मुख जो है खुला हुआ होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जलप्रपात आप लोग झरना को जरूर देखे होइएगा, जलप्रपात क्या होता है आप लोग जानते होइएगा। हिम नदी जो आकृतियां बनाती है वो सर्क बनाती हैं, सर्क आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग गूगल पर जरूर सर्च कर करके ये सारे पिक्चर आप लोग देख लीजिएगा। पिक्चर जब आप लोग देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। उसी प्रकार की यू आकार की घाटी होती है, लटकती घाटी होती है, ये सारी चीज़ें हिम नदी निर्माण करती है। वायु जो निर्माण करता है, गर्त, छत्रक जिसको गारा के नाम से भी जानते हैं, ये निर्माण करता है। महासागरीय तरंगे भृगु का निर्माण करते हैं और गुफाओं का निर्माण करती हैं। क्या होता है, महासागर के अंदर 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 की जो भू आकृति भी बनता है महासागर के अंदर। तो जब आपको पता है कि महासागर में तरंगे पाए जाते हैं, ऊपर का जो है उसमें लहरें होती है, वही लहरें टकराती हैं चट्टानों से, तो गुफाओं का निर्माण करती हैं, भृगु का निर्माण करती है, और भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल है वो गर्तों का निर्माण करती है। ध्यान में रखिएगा, हिलटा दुलटा है तो उसके चलते। अब आइए देख लेते हैं भू आकृति, भू कारकों, मतलब कि विभिन्न कारकों या प्रक्रमों द्वारा भू आकृतियों के संरचनात्मक स्वरूप में अब देखते हैं निक्षेपात्मक स्वरूप। हम लोग देखें किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को, तो अपक्षय को, अपर्दन को, और अंत में हम लोग देख रहे हैं निक्षेप को। तो निक्षेप क्या होता है इसको समझ लीजिए, जिसको अंग्रेजी में डिपोजिशनल फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। निक्षेप का मतलब जमाव करना होता है। एक मान लीजिए कि अपक्षय हो रहा था, तो वह अपक्षय के द्वारा जल, हिमनदी, वायु, महासागरीय तरंग या जीव ये क्या करते थे कि एक जगह से चीज़ें ले आकर के दूसरी जगह निक्षेप करते, जमा करते थे, और उससे धीरे धीरे चीज़ों का निर्माण होने लगता है, भू आकृतियों का निर्माण होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं निक्षेपात्मक स्वरूप, निक्षेपात्मक स्वरूप। सबसे पहले प्रक्रिया प्रक्रम या प्रोसेस देख लीजिए, तो प्रवाहित जल, हिमनदी, वायु, महासागरीय तरंग व जीव। तो प्रवाहित जल में सबसे पहले बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। प्रवाहित जल क्या करती है, अपने साथ मिट्टी का कटाव करती है और मैदान का निर्माण करती है। मिट्टी का कटाव करके, चट्टानों का कटाव करके मैदानी इलाके में लेकर बिछा देती है। उससे खादर और बांगर दो प्रकार का जो है आपको मिट्टियों का निर्माण होता है। इसके बारे में हम लोग भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद गोखुर झील, गोखुर झील क्या होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई नदी है, वो विसर्प के जैसे चलती है, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा एस की आकृति में चलती है। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई नदी आ रही है, ऐसे चल रही है, एस की आकृति में आप लोगों को दिख रही है, तो क्या होता है कि इसे बल खाती हुई चलती है नदियाँ। तो मैदानी इलाका में चलती है, मैदानी इलाके में नदियाँ क्या होती है, बल खाती हुई चलती हैं इधर से उधर विसर्प की तरह। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये चलती हैं नदियाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद अपना सीधा मार्ग पकड़ लेती हैं, यही नदियाँ इधर से इधर पकड़ लेती हैं। तो यह जो बच जाता है यह एरिया, यह गोखुर झील के नाम से इसी को जानते हैं। मतलब कि गाय के जो पैर होता है, खुर, उसी के जैसा यह दिखाई देने लगता है, तो इसी को बोलते हैं गोखुर झील। डेल्टा आप लोग समझ रहे होंगे, नदी के मुहाने पर अवसादों से बने त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहते हैं। और प्राकृतिक तटबंध आप लोग समझ रहे होंगे, बांध का निर्माण करना। नदियाँ क्या करती है, दोनों तरफ मिट्टी को लेकर के अपने साइड में लेकर बिछा देती है, उसी को हम लोग तटबंध बोलते हैं। हिम नदी निर्माण करता है हिमोड का, ड्रमलिन का, केम का, हिम प्रवाह मैदान का। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से हिम नदी के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे। वायु कौन कौन से निक्षेपात्मक स्वरूप का निर्माण करती है, तो बालू का स्तूप, बरखान और लोयस, ध्यान में रखिएगा। महासागरीय तरंगें लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील लैगून का उदाहरण है। तरंग निर्मित वेदी, वेदी आप लोग समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ें आप लोग प्लेटफॉर्म, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म यानी वेदी बोलते हैं। जीव के अंतर्गत मूंगे की चट्टान या प्रवाल भीति। मूंगा क्या होता है कि जीव होता है फ्रेंड्स समुद्र में, खासकर मान लीजिए पृथ्वी है, यह कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, यह मकर रेखा है। और कर्क रेखा इस एरिया में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका होता है, यहाँ पर सूरज सालों भर चमकता है, इसलिए इसमें गर्म, यहाँ के जल जो होते हैं गर्म पाए जाते हैं। और इसी इलाके में एक जीव पाया जाता है समुद्रों की सतह पर, समुद्र की सतह के बिल्कुल नीचे नहीं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, उसी को मूंगा नाम से बोलते हैं। तो मूंगा धीरे धीरे एक नए चट्टानों का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं मूंगा की चट्टान। और वो चट्टान जो बनता है उसकी प्रवाल भित्ति, जो दीवारों का निर्माण करता है, उसी को प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग भारत में देखिएगा, भारत का जो दक्षिण का इलाका जो यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप वो है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में जब देखिएगा
ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा है। तो इस इलाके में यानी उत्तर पूर्व वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ भी मूंगे की चट्टान है यानी प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।